अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं हम मुख्तलिफ डिज़ीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलज, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में हम आपको अवेयरनेस देते हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिज़ीज़ के स्पेशलिस्ट से और ख़ासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। और हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ डिज़ीज़ पे डिटेल से बात कर चुके हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि ये मर्ज़ अक्सर लोगों में छोटी उम्र में या बड़ी उम्र में पाए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस के मर्ज़ पे, यानी कि हड्डियों, जोड़ों और आसाब की बीमारियों पे, और इसके साथ साथ रोमाटाइड आर्थराइटिस पे। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। आप मेरे साथ उनको अक्सर मेरे प्रोग्राम में देखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर सादिक। अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात क्या है, जो अल्लाह ताला ने हमें जिस्म अता किया है, इसके तमाम अज़ा का सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे जिस्मानी अज़ा हैं, ख़ासकर हमारे वाइटल ऑर्गन, ब्रेन, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, और इसके अलावा अगर ये तमाम अज़ा सही से काम कर रहे हैं, इसके बावजूद जो हमारे जिस्म का स्केलेटन है, ढांचा जिसे कहते हैं, हमारी हड्डियाँ, अगर इनमें किसी किस्म का कोई मर्ज़ हो जाता है, आसाब में, मसल्स में, लिगामेंट्स में, बोन्स में, तो हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और आज इसी बारे में डिटेल से हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आज हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस के मर्ज़ पे। ये आर्थराइटिस का मर्ज़ क्या होता है और इसके होने की क्या वजूहात? देखें, आर्थराइटिस का बुनियादी तौर पे मतलब ये है कि जोड़ों के अमराज, अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में बात करूं, और मेडिसिन में जहाँ पर भी आइटिस लफ्ज़ यूज़ होता है, इसका मतलब है कि ऐसा मसला जिसमें साथ साथ सूजिश भी है। अच्छा। यानी जोड़ के मर्ज़ के साथ साथ जोड़ में दर्द, उसमें सूजिश का होना, उसमें जो है रेडनेस भी आ सकती है। तो कोई भी जोड़ का मर्ज़, उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा। ठीक है, ये एक ग्रॉस टर्म है और ये किसी एक बीमारी का नाम नहीं है। इस आर्थराइटिस की टर्म के अम्ब्रेला के नीचे, इसकी छतरी के नीचे बहुत से अमराज आते हैं और मुख्तलिफ आगे फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। तो आसान अल्फाज में समझें तो जोड़ों के अमराज को आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने क्योंकि बोला कि जोड़ों का जो मर्ज़ है, अब हमारी जिस्म में तो बहुत सारे जोड़ हैं। आप मुझे ये बताइए कि जोड़ों का मर्ज़ किन जोड़ों में ज़्यादा होता है या हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है? देखिए, जब इसको क्लासिफाई करते हैं या इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ तरीके से इसको एज ए रूमेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन देखा जाता है। एक तो तरीकाकार यह है कि जिस्म में जो जोड़ों की तरतीब है उसके हवाले से देखा जाता है। यानी हम कहते हैं कि एक्सियल, यानी जो हमारी मिड लाइन में हमारे जोड़ मौजूद हैं, जैसे कि गर्दन के मोहरे हैं, कमर के मोहरे हैं, इसी लाइन में, और इसी तरह पसलियों के जोड़ हैं जो कि सामने भी मौजूद हैं, सामने से, और पीछे से जो पसलियों के जोड़ जो है वो मोरों के साथ भी हैं। तो ये एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। यानी मिड लाइन के अंदर जितने भी जोड़ आ रहे हैं उनको हम एक्सियल जॉइंट्स कहते हैं। अच्छा। जो मिड लाइन के अंदर मौजूद हैं, तो इसके अमराज मुख्तलिफ होते हैं। और इसी तरह पेरिफेरल जॉइंट्स, पेरिफेरी का मतलब ये है कि मिड लाइन से हट के जो जितने भी जोड़ आ जाते हैं, जिसमें आपके शोल्डर हैं, कंधे हैं, एल्बो, कोनी, और इसके अलावा जो है रिस्ट है, और इसके अलावा छोटे जोड़ आ जाते हैं, नी, हिप जॉइंट्स, यानी कि एंकल जॉइंट, ये सारे के सारे जोड़ आ जाते हैं। तो ये पेरिफेरल जॉइंट्स कहलाते हैं। अच्छा। तो एक क्लासिफिकेशन तो ये, जिसमें हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि मिड लाइन के जो जोड़ हैं जिनको हम एक्सियल जॉइंट्स कहते हैं, और जो कि बड़े जोड़ होते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल जॉइंट्स आ जाते हैं। पेरिफेरल जॉइंट्स में भी जो है वो छोटे और बड़े जोड़ हो सकते हैं। तो दो तरह से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो पेरिफेरल जॉइंट्स हो जाते हैं और एक एक्सियल जॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा अमराज को देखने का दूसरा भी तरीकाकार है, जिससे हम उसको देखते हैं कि अच्छा, एक बात, आपकी बात को ज़रा काटूंगी डॉक्टर साहब। आपने कहा पेरिफेरल जॉइंट्स और जो ना सेंटर के, जब इन जॉइंट्स में तकलीफ होना शुरू होती है तो हमें क्या अलामात आती है, हमें क्या फील होता है? देखें, जो जोड़ों के अमराज हैं, एक तो हमने इस तरह से बता दिए है, हमने लोकेशन के लिहाज से बता दिए। दूसरे उनकी पैथोफिजियोलॉजी, या दूसरे अल्फाज में ये कहें कि किन वजूहात से हो रहे हैं, उस पर होता है। अच्छा। तो उसमें हम बुनियादी तौर पे 3 मेजर क्लास रखते हैं। एक तो वो होते हैं जिसको हम डी जनरेटिव कहते हैं। डी जनरेटिव का मतलब है कि जोड़ में तोड़फोड़ होना शुरू हो जाती है। अच्छा। और वो तोड़फोड़ उम्र के साथ भी हो सकती है और उम्र से पहले भी हो सकती है। अच्छा। ठीक है। तो अमूमी तौर पे ये डी जनरेशन या घिसाव का अमल जो है वो उम्र के साथ आता है, और बाज़ लोगों में जेनेटिकली उम्र से पहले भी आता है। लेकिन ये जो अमराज हैं ये सूजिश के साथ नहीं आते। इसकी अच्छा। एक बहुत कॉमन मिसाल ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो कि बड़ी उम्र के लोगों में अक्सर आपने देखा होगा, मसाजिद में जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं वो चेयर्स उनके लिए मौजूद होती हैं, क्योंकि उनके नीज़
और ये ज़्यादातर अमूमी तौर पे बड़े जोड़ों को मुतासर करती हैं, ये वेट बेयरिंग जोड़ों को मुतासर करती हैं। अच्छा। क्योंकि वेट बेयरिंग या ऐसे जोड़ जिन पे वज़न होता है जिस्म का, उनमें तोड़ फोड़ का अमल बाकी जोड़ों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। अच्छा। तो इसी वजह से हिप इन्वॉल्व हो सकती है, नीज़ इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिन लोगों के वेट ज़्यादा हैं उनमें स्पाइन के जोड़ मुतासर हो सकते हैं, और कभी कभी ये पेरिफेरल जॉइंट्स में भी आ सकते हैं, यानी छोटे जोड़ों में भी ये आर्थराइटिस आ सकता है। तो वो तोड़ फोड़ के अमल वाला जो होता है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, और ज़्यादातर इसमें वो लोग होते हैं जो 50 से 60 से ज़्यादा। ऑस्टियोआर्थराइटिस आपने बात किया, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी इससे कोई लिंक करता है? नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं तो हम जॉइंट की बात कर रहे हैं, आर्टिकुलर सरफेस की, यानी जोड़ की सतह की बात कर रहे हैं। और जब ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे होते हैं तो हम हड्डी की बात कर रहे होते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस का ताल्लुक हड्डी से, और ऑस्टियोआर्थराइटिस का ताल्लुक जोड़ों के दरमियान जो चिकनी हड्डी होती है, जो जिस तरह से नरम हड्डी कान की होती है या नाक की होती है, वो उसके ऊपर कवर कर रही होती है और उसकी सरफेस बना रही होती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ आपस में रगड़ नहीं खाती हैं और वो कार्टिलेजनस आपस में मूवमेंट जो है ना स्मूथ होती है। ठीक है। अच्छा, आपने ये आर्थराइटिस की जो बात करें डॉक्टर साहब कि इसमें जब मरीज़ को ये तकलीफ़ होना शुरू होती है तो क्या अलामात आना शुरू होती हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने बता दिया। दूसरी एक किस्म होता है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, यानी वो अमराज जो सूजिश के साथ आते हैं, ठीक है। और इसमें फिर इस सूजिश वाले अमराज में फिर आगे बहुत से अमराज आते हैं, जिसमें से एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया एक शामिल है, और उसके अलावा काफ़ी अमराज इसके अंदर है। तीसरी जो अमराज हैं वो हम कहते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, यानी जोड़ में किसी किस्म की इन्फेक्शन हो जाए। अच्छा। ठीक है, ये वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकती है, टीबीज़ की वजह से भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है भी। तो तीसरी किस्म वो होती है। दूसरी किस्म जो सूजिश वाली मैंने बताई वो भी आगे दो किस्म के अमूमी तौर पे होती है, जिसमें एक किस्म तो वो होती है जिसमें जिस्म का अपना मुदाफ़ियाती निज़ाम जिस्म के जोड़ों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है, और उसमें सबसे अहम मिसाल जो मैंने पहले दे चुका हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया की है। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो ऑटो इम्यून हैं, या जिस्म का अपना मुदाफ़ियाती निज़ाम जोड़ों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। इसमें SLE और इसी तरह की दूसरी बीमारियाँ में मतलब अपने हिसाब से लड़ना शुरू हो जाता है। तो सूजिश वाली एक किस्म तो वो होगी जो कि जिसमें मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है, और एक किस्म वो होती है जो अक्सर लोग यूरिक एसिड वाली मर्ज़ की बात करते हैं। वो अगरचे बहुत कम होता है। अक्सर लोग ये परेशान होते हैं कि मेरा यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया है तो इससे मुझे जोड़ों का मर्ज़ है। वो अमूमी तौर पे यूरिक एसिड बड़ा होना जोड़ों के अमराज के साथ नहीं आता, वो सिर्फ ड्यू टू द कंडीशन होता है बस। एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसिमिया होता है दूसरे अल्फाज में। तो आसान अल्फाज में ये समझें कि वो जो मर्ज़ होता है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ में सूजिश आती है, उसमें अमूमी तौर पे पैर का पहला जो टो होता है वो सूजता है अमूमी तौर पे, वो दर्द करता है, और शदीद दर्द के साथ सूजिश के साथ और सुर्खी के साथ या लाली के साथ वो एक जोड़ आ सकता है या दो जोड़ आ सकते हैं। इसके साथ साथ वो नी को यानी घुटने को मुतासर कर सकता है। तो इस तरह क्लासिफिकेशन होती है। जहाँ तक आपने अलामात की बात की, तो अलामात चूँकि हम इस तरह से कहते हैं कि जो सूजिश वाले जोड़ हैं उनमें रेस्ट पे पेशेंट को जो है वो पेन होता है। अच्छा। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अच्छा। तो गठिया वाला मरीज़ जब सुबह उठेगा तो उसको गठिया जैसे लफ्ज़ है यानी गुठान या अकड़ाव, तो मरीज़ को अकड़ाव महसूस होगा, ख़ास तौर पे छोटे जोड़ों के अंदर, हाथ के छोटे जोड़ों के अंदर, बाकी जोड़ भी मुतासर हो सकते हैं, और सूजिश के साथ। और जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा 1 घंटे के बाद उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये स्टिफनेस तकरीबन 1 घंटे तक रहती है ऐसे मरीज़ों में सूजिश के साथ साथ। तो रेस्ट पे पेशेंट को पेन होता है, और मूवमेंट करने के बाद उल्टा होता है, अमूमन तकलीफात में रेस्ट करने पे आराम आता है। वो जो आप मिसाल दे रही हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की है, यानी उम्र बढ़ने के साथ। इसी वजह से ऐसे मरीजों में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले ये बड़ी उम्र के जोड़ों के अमराज होते हैं, इसमें सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है, ज़मीन पे बैठने में तकलीफ होती है। तो बुजुर्ग हज़रात को जो है वो रेस्ट करने पे, सुकून करने पे आराम होता है, उल्टा होता है इसके अंदर, और चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, ज़मीन पे बैठने में तकलीफ होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने डिटेल से बताया कि कॉजेज़ बताएं डिफरेंट, जैसे कि घुटने के जोड़ की बात करें, किसी सर्जरी या इंजरी की वजह से ये अलामात आती हैं, तो क्या मतलब आप कहते हैं कि क्या करना चाहिए? देखिए, सर्जरी के साथ तो अमूमी तौर में, लेकिन इंजरी के साथ ऐसा होता है कि वो डीजनरेटिव आर्थराइटिस की एक किस्म भी उसी में आ जाती है। बाज़ लोगों का फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर के साथ आर्टिकुलर लाइन जो होती है यानी जोड़ की सतह भी मुतासर हो जाती है, फ्रैक्चर की लाइन मुतासर करती है। तो उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटने के ऊपर जो चिकनी हड्डी है उसके मुतासर होने का अंदेशा होता है, और वक्त से पहले वो घिसना शुरू हो जाती है। तो उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, बाकी अमराज नहीं होते। हर जोड़ के सतह के ऊपर कार्टिलेज होता है, वो जल्दी मुतासर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जो आपने जिस तरीके से हमें अलामात बताई, तो क्या स्टेजेस वाइज भी इसको डिफरेंशिएट करते हैं?
जो आर्थराइटिस को? ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जनरली इस तरीके से होता है मतलब कि कुछ ऐसा हमें सिम्टम वाइज बता दें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर हम स्पेसिफिक इस सेशन में अगर बात करें गठिया के हवाले से या इम्यून मेडिएटेड बीमारियां या सूजिश वाली बीमारियों में की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन को जो जोड़ सूजिश के साथ आते हैं उसमें गठिया सबसे कॉमन है, तो हम इसके ऊपर अगर बात करें तो मर्स का जो कोर्स होता है, मर्ज जिस तरह से चलता है उसमें रिलैप्स हो सकता है, यानी डिजीज़ की एक्टिविटी बढ़ सकती है, यानी मर्ज शिद्दत इख्तियार कर सकता है और ट्रीटमेंट करने के बाद, इलाज के बाद मर्ज रिमिशन में जा सकता है, यानी बेस लाइन नॉर्मल की तरफ जा सकता है। तो अमूमी तौर पे ये मर्ज रिलैप्स के साथ यानी मर्ज के बढ़ने के साथ और फिर अगर कंट्रोल हो जाएगा तो रिमिशन के साथ आता है। और अच्छे फिजिशियन और रूमेटोलॉजिस्ट की कोशिश ये होती है कि मर्ज को रिमिशन में रखे, यानी उसके जॉइंट में सूजिश ना रहे। तो ये दो मेजर होते हैं, आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपके पास कोई मरीज आता है, वो आपको ये कंप्लेन देता है, तो आप कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं कंफर्म करने के लिए कि इसको आर्थराइटिस का मर्ज है? देखें, वही सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल में जो है वो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के बेसिस पे आपको ये तयन होता है कि ये जो मरीज़ है इसकी जेंडर, मतलब फ़ीमेल है या मेल है, इसकी उम्र और इसकी हिस्ट्री के बेसिस पे मैं इसको कौन से क्लासिफिकेशन में रखूँगा। क्या ये डीजनरेटिव या जोड़ों के घिसाव वाला मर्ज़ है, क्या ये गठिया है, क्या ये यूरिक एसिड वाला है, ठीक है, क्या ये इन्फेक्शन वाला है। तो जब आप उस लिहाज से अपनी जहन में बीमारियों का बना लेते हैं, डिफरेंशियल बना लेते हैं, फिर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन का तयन इसी बात के ऊपर होता है। लेकिन अमूमी जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें सबसे आम टेस्ट कंप्लीट ब्लड काउंट का हम करवाते हैं, CBC अमूमी तौर पर करवाया जाता है, और उसके साथ साथ सूजिश का एक टेस्ट होता है जिसको हम ESR कहते हैं। जी जी। ESR बहुत नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, बहुत से अमराज में बढ़ जाता है, खून की कमी के साथ भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर ज़्यादातर इन्फेक्शन को सूजिश के साथ बढ़ता है तो हम ये सूजिश को देखते हैं कि इसके साथ सूजिश के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि सूजिश ज़्यादा है, और साथ साथ अलामात भी देखेंगे। और इसके साथ साथ जो गठिया के लिए स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर यानी RA फैक्टर होता है, और एक टेस्ट होता है जिसको हम NTCC भी कहते हैं, वो भी करवाया जाता है। लेकिन इसमें सबसे अहम इसमें हिस्ट्री पेशेंट की, और उससे भी ज़्यादा अहम पेशेंट की एग्जामिनेशन है कि एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, एक कॉमन मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ कि RA फैक्टर पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अच्छा। जबकि ये गलत है। अच्छा। RA फैक्टर पॉजिटिव होने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये मर्ज मरीज़ में मौजूद है। अच्छा। ये सपोर्ट कर सकता है डायग्नोसिस, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले या गठिया वाले पेशेंट में पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन इसके अलावा नॉर्मल फीमेल में भी पॉजिटिव आ सकता है और कई दूसरी बीमारियों में भी पॉजिटिव आ सकता है। इसी तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर नेगेटिव होना ये एक्सक्लूड नहीं करता या बरी नहीं करता कि मरीज़ को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया नहीं है। इसी वजह से ये फिजिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट का काम है कि वो एग्जामिनेशन के साथ साथ इन सपोर्टिव टेस्ट की मदद लेता है, लेकिन टोटली इनके ऊपर रिलाई नहीं करता। ठीक है नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस के मर्ज़ पे। बेसिकली हमारे दिमागों में ये बात होती थी कि ये ऐसे अमराज है कि जब हमारे घर के बड़े जो बुज़ुर्ग हैं उनको होता है, ये उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से। लेकिन आजकल का जो वक्त होता जा रहा है कि बहुत यंग एज में बहुत सारी बीमारियाँ काउंट की जा रही हैं। जैसे हमारी रूटीन मुख्तलिफ हो गई है कि हमारी जिस्म जो है वो एक्सरसाइज को बिल्कुल भूल चुका है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत सारी ऐसी सेहत बख्श ग़िज़ाएँ नहीं खाते हैं, बल्कि हम फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं जो कि हमारी सेहत को बजाय अच्छा करने के ख़राब करते हैं। हम इस हवाले से डॉक्टर साहब से डिटेल से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने बोला कि जो है वो हम एज भी देखते हैं, आपके जो है प्रैक्टिस में ऐसे केसेस आते हैं जो यंग एज हो और उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हो आर्थराइटिस की, तो उनकी क्या वजूहत हो सकती है? देखें, आर्थराइटिस अमूमी तौर पे फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। और मैं स्पेसिफिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस 30 से 40s और 40s ऑनवर्ड जो है ना वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है मेल के बनस्बत। जितनी भी ऑटोइम्यून बीमारियां हैं जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम वाली, वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं, और ये बीमारियां बच्चों में भी आ सकती हैं। और बच्चों में हम जो कहते हैं कि 16 साल से कम उम्र में हम जो तसव्वुर करते हैं वो बच्चों के अमराज तसव्वुर करते हैं। अच्छा। आर्थराइटिस के अंदर। अच्छा। तो वो जुवेनाइल आर्थराइटिस कहलाते हैं, और यही अमराज मुख्तलिफ़ तरह से बच्चों में भी आ सकते हैं। तो बच्चों में भी ये ऑटोइम्यून बीमारियां हो सकती हैं, और अडल्ट्स में भी हो सकती हैं। फ़ीमेल में ज़्यादा होती हैं, मेल में निस्बतन कम होती हैं, और डीजनरेटिव तो जाके
फिर उम्र वो के साथ age wise साथ तो एज वाइज भी आ जाते हैं, फिर दूसरे फैक्टर भी आ जाते हैं कि अगर कोई ओबीस। अच्छा, ये मेल और फीमेल में ज़्यादा कम होने की वजूहत मैं आपसे जानूंगी। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में, और आज हम बात कर रहे हैं गठिया के मर्ज पे, यानी कि हड्डियों, जोड़ों और मसल्स में जो दर्द होता है, तकलीफ होती है, सूजन हो या कहीं पे बर्निंग हो, सॉइलिंग हो, इचिंग हो, इस हवाले से आज हम डॉक्टर मुनीर सादिक से डिटेल से जान रहे हैं और इनकी बहुत सारी वजूहत क्या हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है या नहीं, इस बारे में हम डिटेल से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताएं, अभी आपने कहा मेल और फीमेल के फ़र्क में फीमेल्स में ज़्यादा होता है, तो फीमेल्स में ज़्यादा होने की क्या वजूहत है? ये बीमारियां ख़ास तौर पे गठिया जो है वो इम्यून मेडिएटेड बीमारी है और जेनेटिकल फैक्टर इसमें कॉमन होता है। अच्छा। और ख़ास जीन्स हैं जिनके साथ ये बीमारी होती है, इसी वजह से ये फैमिलीज़ में भी रन होती हैं। तो कुदरत के निज़ाम के तौर पे और हार्मोनल उस फैक्टर्स के वजह से भी बहुत से फैक्टर आइडेंटिफाई हुए हैं इन बीमारियों के वजूहात में, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कहते हैं, वायरसेस भी कुछ कहते हैं कि वायरसेस जो है ना वो इम्यून को प्रोवोक कर देते हैं और उसके साथ ये सब कुछ होता है। और एक फैक्टर जो आइडेंटिफाइड है वो सर्टन जीन्स होते हैं। जे अगर वो जीन में म्यूटेशन होती है तो उसके साथ ये आर्थराइटिस आता है। तो फीमेल में कुछ फैक्टर तो जो है वो हार्मोनल के साथ एसोसिएशन है और ये इम्यून मेडिएटेड बीमारियां फीमेल्स में इसी वजह से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपके पास फीमेल्स आती हैं तो आप किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट देते हैं, या मेल जो भी आपके पास पेशेंट आता है किस तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और कितने टाइम का होता है? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आर्थराइटिस की टाइप पे डिपेंड करता है कि इलाज की नौयत किस हद तक है। जहाँ तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात की जाए तो इसका इलाज लंबे अरसे तक चलता है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से शुगर का मर्ज़ होता है या ब्लड प्रेशर का मर्ज़ होता है। और अगर आप इसको प्रॉपर इलाज नहीं करवाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले ये बता दूं कि उसके ना करवाने से क्या होता है, सिर्फ दर्द की दवाइयाँ लेने से दर्द तो वक्ती तौर पे बेहतर हो जाएगा, लेकिन जॉइंट की आर्टिकुलर सरफेस और शेप ख़राब हो जाती है। अच्छा। और जो शेप ख़राब हो जाती है वो फिर वापस नहीं आती। तो जब जॉइंट में डिफॉर्मिटी हो जाती है तो कुछ जॉइंट तो ऐसे हैं जो कि रिप्लेसेबल हैं, लाइक नी जॉइंट है या हिप जॉइंट है, उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, छोटे जोड़ों को मुतासर करता है, तो हाथ की शक्ल ख़राब हो जाती है, साथ ख़राब हो जाती है, जिससे मरीज़ को फिर लंबे अरसे में जाके फिर उसके जो काम कर सकता है वो काम भी मुतासर होना शुरू हो जाता है, रेगुलर वर्किंग पे भी मुतासर असर होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पेन मैनेजमेंट होती है कि फ़ौरन से इसके पेन को बेहतर किया जाए। उसमें हम जो दवाइयों का सहारा लेते हैं उसमें एनसेड्स होती हैं या दूसरे अल्फाज में जिनको लोग पेन किलर कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ पेन किलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि वो हाई डोजेज में इन्फ्लेमेशन यानी सूजिश को कम करने के लिए। तो हमारा टारगेट ये है कि पेन के साथ साथ सूजिश को कम किया जाए, क्योंकि यही सूजिश होता है जो जोड़ की सतह को ख़राब कर रहा होता है। अच्छा। तो हमने सूजिश को फ़ौरन से कम करना है, उसके लिए स्टीरॉइड्स की हेल्प भी ली जाती है। अब स्टीरॉइड्स का नाम सुनते ही लोगों के जहनों के अंदर जो है ना वो फ़ौरन से होता है कि नहीं नहीं स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। अच्छा। अगर उसको सही तरीके से, सही वक्त पे, सही ड्यूरेशन के लिए और अच्छे फिजिशियन की निगरानी में इस्तेमाल किया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो साइड इफ़ेक्ट है, वो दुनिया में बहुत सी जगह स्टीरॉइड्स यूज़ हो रही हैं, सांस की बीमारियों में इस्तेमाल हो रही हैं, इम्यून मेडिएटेड जितनी भी मुदाफ़ियाती निज़ाम वाली बीमारियाँ उनमें इस्तेमाल हो रही हैं। होता ये है कि मरीज़ या कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि यही इलाज है और असल इलाज को छोड़ के उसको खुद से ही खाना शुरू कर देते हैं। और जब वो बहुत लंबे अरसे तक खुद से ही खाना शुरू कर देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनको नहीं पता कि कब उसको बंद करना है, कब उसके साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर करना है। सेल्फ मेडिकेशन पे तो एक प्रोग्राम होना चाहिए कि नुकसान कितना करता है। स्टीरॉइड्स जो है वो ऐसा नहीं है कि फिजिशियन लिखते नहीं है, प्रॉपर डोजेज में लिखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और सर्टेन ड्यूरेशन के बाद उसको बंद कर देते हैं। ये टेम्परेरी एक सहारा होता है उन मेडिसिन की ब्रिजिंग के लिए जो कि असल में इनमें काम करती हैं। तो गठिया में एक तो हमने सूजिश की बात कर ली कि उसमें पेन किलर या एनसेड इस्तेमाल करते हैं या स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं। फिर जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनको हम कहते हैं डीमार्ट्स, और वो बुनियादी तौर पे करते हैं ये हैं कि इस सूजिश के पीछे जो अमामिल होते हैं मुदाफ़ियाती निज़ाम के, उनको सप्रेस करते हैं। और जब वो सप्रेस होते हैं तो फिर असल जो मसला हो रहा है सूजिश का वो बंद हो जाता है। तो ये लंबे अरसे तक चलती हैं और इनका साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनके टाइम ऑफ ऑनसेट यानी इनको काम करने में वक्त लगता है, 4 से 6 हफ्ते का वक्त लगता है। तो जो ओरल मेडिकेशन होती हैं, तो इसलिए हम स्टीरॉइड की मदद लेते हैं और इन दवाइयों को स्टार्ट करते हैं और फिर आस्ता आस्ता स्टीरॉइड को विड्रॉ कर देते हैं और लॉन्ग टर्म में ये डीमार्ट चलती है ताकि वो इलाज के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाए। बिल्कुल, फिर बाद में स्टीरॉइड्स बंद हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कोई ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करते हैं किसी पेशेंट का तो आप नॉर्मली कितने मंथ तक चलता है वो ट्रीटमेंट?
पेशेंट्स? देखें ये इम्यून मेडिएटेड जो बीमारी हैं जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी शामिल है, ये कई सालों इस बारे में भी ज़रूर ये बताइएगा। कई सालों पे मुहित होती है। इसकी का अच्छा। इलाज मैंने आपको कहा, बिल्कुल आप इसको इसी तरीके से समझ लें जैसे शुगर का मर्ज़ है और ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से लेके चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और आप में पेचीदगियाँ भी नहीं होंगी। आप इससे आंखें कतरा के नहीं रह सकते। अच्छा। तो अब तो बहुत अच्छे इलाज मौजूद हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी गुजार सकते हैं आप इसके इलाज के साथ। तो होता ये है कि जब इलाज शुरू किया जाता है और उसके बाद फिर फॉलोअप्स पे बुलाते हैं। अमूमी तौर पे हमारे फॉलोअप शुरू में फ्रीक्वेंट होते हैं, पहले बुलाते हैं, महीने पे बुलाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जब मर्ज़ बेहतर होना शुरू हो जाता है तो 3-3 महीने, फिर उसके बाद ज़्यादा बेहतर होता है, हम समझते हैं कि डिज़ीज़ रिमिशन में है या स्टेबल है, तो 6-6 महीने में भी हम उसको बुलाते हैं। और कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम उसके साइड इफ़ेक्ट भी मॉनिटर करते रहते हैं और पेशेंट को भी देखते हैं कि इसकी जॉइंट एग्जामिनेशन कैसी है, ठीक है कि नहीं। ठीक है नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस के मर्ज़ पे। ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जो किसी भी उम्र में डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि शुरू हो सकता है, लेकिन उसकी वजूहात मुख्तलिफ होती हैं और जो ओल्ड एज में होता है उसकी वजूहात मुख्तलिफ होती है। तो हमारे अगर जिस्म में आप अपने जिस्म में कोई तब्दीली महसूस करें, अपने जिस्म का जो स्केलेटन है, हमारी हड्डियाँ हैं, या किसी भी किस्म की कोई सूजन है, रेडनेस है, बर्निंग है, सॉइलिंग है, या कोई आपको ऐसी तकलीफ है जो आपको लगता है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो फ़ौरन कंसल्ट कर लिया कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारी आवाम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती है कि डॉक्टर को दिखाया या कोई टेस्ट कराया तो डेफिनेटली कोई बीमारी निकलेगी। अगर बीमारी निकली भी तो आपने स्टार्ट में दिखा दिया तो डेफिनेटली उसका इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइए कि जब मुख्तलिफ आपके पास पेशेंट्स आते हैं और अगर उसको ऑलरेडी जैसे आप शुगर और ब्लड प्रेशर की कंटिन्यू बात कर रहे हैं, ये मर्ज़ ऑलरेडी मौजूद है, तो इन मर्ज़ की मौजूदगी में ये आर्थराइटिस का मर्ज़ मरीज़ मज़ीद बढ़ जाता है या इसके साथ साथ आप मेडिकेशन किस तरह करते हैं? नहीं, जो दूसरे अमराज हैं हमारे यहाँ तो वैसे शुगर ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, तो उनको भी मैनेज किया जाता है और उनको भी मैनेज किया जाता है साथ में। और जब हम मल्टीपल डिजीज़ एक साथ होती हैं तो डॉक्टर का काम ये है कि वो मेडिसिन को देखता है, उनके इंट्रैक्शंस को देखता है कि कोई मेडिसिन ऐसा तो नहीं है कि इसकी मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर रही है। या मिसाल के तौर पर जब अगर कोई डायबिटिक पेशेंट आ रहा है तो हम स्टेरॉइड्स जब वक्ती तौर पर देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसके साथ हमें इसकी शुगर पर नज़र रखनी पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि दवाइयों के साइड इफेक्ट में, नॉर्मल आदमी में शुगर नहीं बढ़ती लेकिन स्टेरॉइड्स अगर डायबिटिक पेशेंट में दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि फिजिशियन क्योंकि शुगर की वजह से ऑलरेडी कमज़ोर हो जाता है मरीज़, तो उसके साथ साथ जो है फिजिशियन उस पर भी नज़र रखेगा कि स्टेरॉइड के साथ अगर ब्लड शुगर अनकंट्रोल हो रही है तो उसको भी मैनेज किया जाए। तो ये एक मिसाल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके साथ साथ दूसरे अमामिल पे भी नज़र रखिएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन लोगों को ये मर्ज़ होता है तो कौन से जॉइंट्स ज़्यादा मुतासिर होते हैं? पेन बहुत ज़्यादा होता है या बर्दाश्त के लायक होते हैं? गठिया जो है वो टिपिकली छोटे जोड़ों का है, जिसमें हाथ की उंगलियों के जो जोड़ हैं वो मुतासिर होते हैं और हम जिसे कहते हैं सिमेट्रिकल, यानी दोनों साइड पे दोनों जोड़ ही मुतासिर होते हैं अमूमी तौर पे। ऐसा नहीं होता कि लेफ़्ट हैंड के अंदर हो रहा है राइट हैंड के अंदर नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो हाथों की उंगलियों में होते हैं। इसी वजह से ख़वातीन ये कहती हैं कि मुझे मुट्ठी बंद करने में मुश्किल हो रही है या आटा गूंदने में मुश्किल होती है सुबह के वक्त, और जैसे जैसे दिन गुजरता है तो वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, सुबह ज़्यादा होती है। और उसके बाद फिर ये आपकी कलाई हो सकती है और उसके बाद जो है वो कोहनियाँ मुतासर हो सकते हैं, शोल्डर मुतासर हो सकते हैं और फिर बाकी जोड़ भी मुतासर हो सकते हैं, घुटने मुतासर हो सकते हैं, हिप मुतासर, लेकिन अमूमी तौर पे छोटे जोड़ मुतासर होते हैं। अच्छा, यानी कि हम अगर ये देखें कि हमारे जिस्म के जो वाइटल ऑर्गन्स है या हमारे बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स है वो सही काम कर रहे हैं, तो उसके बावजूद हमारा बॉडी स्केलेटन भी स्ट्रांग होना चाहिए, सेहतमंद, तो ही हम सेहतमंद रह सकते हैं। जिस तरीके से आप मिसालें दे रहे हैं ख़वातीन की हवाले से, तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम अब ख़वातीन जो है कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी वाइटामिन्स यूज़ कर सकते हैं जो ये प्रॉब्लम खत्म हो? आर्थराइटिस का विटामिन से कोई ताल्लुक नहीं है और अच्छा। किसी भी आर्थराइटिस का, इससे चाहे वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो या जितनी भी आर्थराइटिस है, उनका विटामिन से कोई ताल्लुक नहीं है। विटामिन जनरल वेलबींग के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या डाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि डाइट न्यूट्रिशनस होगी तो विटामिन की एज सच एडिशनल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, ख़ासतौर पे B12 की बहुत कॉमन है और विटामिन डी की बहुत कमी है, तो विटामिन डी मेरे ख्याल से तो विटामिन डी तो कभी जब भी टेस्ट करवाओ तो कमी आता है। विटामिन डी का ताल्लुक अमूमी तौर पे जोड़ के साथ नहीं है। विटामिन डी का ताल्लुक ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के साथ होता है और उसमें अगर ज़्यादा हो तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस का या बाकी अमराज का विटामिन, किसी भी विटामिन से कोई ताल्लुक। और अगर डॉक्टर साहब मुझे एक बात ये मैं आपसे पूछना चाह रही तो हम क्या करें कि जो ख़वातीन में या जेंट्स में भी, जिसमें भी आप ये पेशेंट, कि ये मर्ज़ स्टार्ट ही ना हो, तो हम पहले क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार कर सकते हैं? देखें, गठिया
जो है, मैंने आपको पहले कहा कि वो या तो जेनेटिकली होता है या इम्यून मेडिएटेड होता है, तो उसको होने से तो कोई भी ना प्रेडिक्ट कर सकता है और ना उसको रोक सकता है। अच्छा। हाँ, ये ज़रूर है कि मदर की तरफ से टेंडेंसी होती है, तो अगर फैमिली में आर्थराइटिस है तो चांसेस होते हैं कि बहनों में अगर है या मदर में है तो ये बाकी भी हो सकते हैं। अच्छा। तो जहाँ अलामात महसूस हों, मर्ज़ को अर्ली कंट्रोल कर लिया जाए, यही इसमें अच्छा, कंट्रोल हो जाता है तो फिर ये कंट्रोल से मजीद मुराद यही है कि आप ट्रीट अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर दें, और अर्ली ट्रीटमेंट में आप मेडिकेशन स्टार्ट कर देंगे तो जोड़ ख़राब नहीं होगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की कि अक्सर ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि स्टिफनेस होती है हाथों में। जो सर्वाइकल प्रॉब्लम के पेशेंट्स होते हैं तो उमूमन उनके हाथों में भी सुबह उठने के बाद दर्द और स्टिफनेस होती है। इस हवाले से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें। देखें, वो जो होता है वो जॉइंट्स के पेन के साथ नहीं आते, वो आपको जो स्टिफनेस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से नर्व रूट्स निकल रही होती हैं, तो वो नर्व रूट जहाँ जहाँ जा रही होती हैं तो उस नर्व रूट के अंदर, ठीक है, और उसमें से मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स निकल रही होती है ना, मुख्तलिफ लेवल पे आ रही होती हैं, तो जितनी ज़्यादा मुतासर होते जाएंगे उतना एरिया मुतासर होता जाएगा। हाथों में अमूमी तौर पे जो ख़वातीन में भारीपन के साथ आते हैं या सुनपन के साथ सुन के साथ होने के साथ आ सकते हैं, वो एक चीज़ होती है जिसको हम कार्पल टनल कहते हैं। यहाँ से एक नर्व गुजर रही होती है कलाई के पास से, जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं। तो ख़वातीन में अमूमी तौर पे कार्पल टनल का मसला भी कॉमन होता है प्रेगनेंसी के पास के दिनों में या उसके बाद, या थायराइड के मर्ज़ में। तो उसमें जब नर्व कंप्रेशन होती है तो हाथों में भारीपन या सुन होना होता है, उसमें जोड़ नहीं सूझते। तो नर्व की जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर सुनसनाहट हो सकती है, भारीपन हो सकता है, दर्द हो सकता है, लेकिन जोड़ नहीं सूझते और जोड़ों में मसला नहीं होता। इसमें समझने की ज़रूरत है कि गठिया के अंदर जोड़ों में दर्द होता है। अच्छा। मसल में पेन नहीं होता, मसल्स में नहीं होता, बोन में पेन नहीं जॉइंट्स होता, में जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है। अच्छा अच्छा। और जॉइंट से हटके ये मल्टी सिस्टम डिजीज़ है। बाज़ औक़ात ये दूसरे अज़ा को भी मुतासर कर सकती अच्छा, है, हाँ, ये आँखों को भी मुतासर कर सकती है, अच्छा। फेफड़ों को भी मुतासर कर सकती है, दिल को भी मुतासर कर सकती है। तो जहाँ रूमेटोलॉजिस्ट ये पहलू देख रहा होता है तो मल्टी सिस्टम के लिहाज से भी हिस्ट्री पूछ रहा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आँखों में खुश्की के साथ आ रही है, ये फेफड़ों की तकलीफ़ के साथ आ रही है, दिल के अमराज के साथ आ रही है, तो ये मसले भी वो नज़र तो डॉक्टर साहब इतनी सारी हिस्ट्री लेने के लिए तो फिर कंफर्म करने के लिए तो बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते होंगे, फिर क्या प्रोसीजर करता है डॉक्टर? बार बार टेस्ट करवाता है डिफरेंट? नहीं, हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री की बुनियाद पे मर्ज़ का तयन करता है और उसके साथ फिर दूसरे एसोसिएटेड उसकी इन्वॉल्वमेंट को देखता है कि कौन कौन से अज़ा मुतासर हो सकते हैं। हिस्ट्री में भी देखता है और एग्जामिनेशन भी देखता है, अगर रेलिवेंट समझता है तो इन्वेस्टिगेट कराता है। ज़ाहिर सी बात है कि हर आर्थराइटिस वाले पेशेंट का आप चेस्ट एक्सरे नहीं करवाएंगे, हर आर्थराइटिस वाले पेशेंट के लिए आप आई एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, और हर आर्थराइटिस वाले तो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंप्लेन के साथ आया और आपको क्या एग्जामिनेशन में फाइंडिंग मिली है। तो ये टेलर्ड ट्रीटमेंट होती है। डॉक्टर की ट्रीटमेंट हमेशा टेलर्ड है कि वो मरीज़ के लिहाज से तयन करता है कि इसका मर्ज़ किस नौयत का है, कितनी शिद्दत का है, किस इस आज़ा को मुतासर कर रहा है, और उसके लिए भी दवाई फिर उसी लिहाज से तजवीज़ की जानी चाहिए। ठीक है नाज़रीन किराम, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक ऐसा मर्ज़ है, एक ऐसा टॉपिक जिसमें अक्सर लोग मुब्तला होते हैं लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि उन्हें ये तकलीफ़ हो रही है, उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और अभी सर्दियों का सीज़न आने वाला है, इस हवाले से भी हम डॉक्टर साहब से डिटेल से जानेंगे कि सर्दियों में ये मर्ज़ कम होता है, ज़्यादा होता है, एहतियात क्या करनी है, और ग़िज़ाओं के हवाले से भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। डॉक्टर साहब, अब चूँकि विंटर सीज़न आने वाला है, गठिया के जो मरीज़ होते हैं इनका जो ये मर्ज़ है सर्दियों के सीज़न में बढ़ जाता है, कम हो जाता है, क्या सूरत हाल होती है? देखें, सर्दियों के सीज़न में मर्ज़ के बढ़ने से ज़्यादा पेन परसेप्शन जो है ना आपका सर्दियों में बढ़ जाता है। अच्छा। पेन परसेप्शन से मुराद है कि आपने देखा है कि किसी को अगर चोट लगती है, आम दिनों में चोट लगे और सर्दियों में चोट लगे, तो सर्दियों में चोट लगने के बाद पेन जो है वो ज़्यादा होता है। तो आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स में भी स्टिफनेस, पेन सर्दियों के दिनों में ज़्यादा महसूस होता है बनिस्बत गर्मी के दिनों के अंदर। अच्छा। तो ये एक वजह है। बजाते ख़ुद आर्थराइटिस का जो है वो मौसम के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, वैसे हम अपने घर के जो बुज़ुर्गों से एक बात सुनते आते हैं कि पुरानी चोटें होती हैं वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा दुखती हैं, कुछ इस हवाले से भी होते हैं कि हमारी बोन्स या मसल्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं क्या? पेन परसेप्शन, मैंने आपको कहा ना कि दर्द को महसूस करने का हिस्स जो है वो सर्दियों के दिनों में ज़्यादा है। जिन लोगों के रोड एक्सीडेंट हुए हों या कभी गिरे हों तो उनको पता है कि जब वो गिरते हैं तो सर्दियों में चोट बहुत ज़्यादा महसूस होती है बनिस्बत आम दिनों के। तो वो पेन परसेप्शन या दर्द को महसूस करने की हिस्स जो है वो सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो जब आप सर्दियों की बात करें, हम जो इस मर्ज़ से बचने के लिए या इस मर्ज़ को कम करने के लिए, जैसे अमूमन लोग कहते हैं कि आप खाने पीने में एहतियात करें या गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएं या कोई मसाज वगैरह करें ऑयल का, इस हवाले से आप क्या कहते हैं?
गठिया में किसी किस्म का मसाज नहीं करना चाहिए, मसाज से इसका ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये ज़रूर है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़िज़ियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम पेन मैनेजमेंट के साथ, सूजिश कम करने के साथ साथ मर्ज़ की कंट्रोल करने के लिए, जहाँ तक मैंने बात की, ओरल मेडिकेशन और अब इंजेक्शंस आ गए हैं, उनके साथ साथ फ़िज़िकल थेरेपी की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ताकि जॉइंट्स की मूवमेंट और रेंज ऑफ मूवमेंट, और रेंज ऑफ मूवमेंट की जब हम बात करते हैं कि मेरी कलाई किस एक्सट्रीम तक जाती है और दूसरी किस एक्सट्रीम तक जाती है, ये रेंज ऑफ मूवमेंट कहलाती है। तो होता ये कि इस मर्ज़ में अकड़ाहट के साथ साथ स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है और जोड़ में सख्ती आना शुरू होती है और लंबे अरसे तक रहने तक वो जोड़ फ्यूज़ भी हो जाते हैं, यानी अच्छा। एक जगह पर फिक्स हो जाते हैं। अच्छा। तो उसको रोकने के लिए फिर आप उस मरीज़ की रेंज ऑफ मूवमेंट को मेंटेन रखने के लिए साथ साथ एक्सरसाइजेज भी बताते हैं। और जो मसल वीकनेस हो जाती है उसके लिए भी कहते हैं कि फिजियो करें, ताकि मसल स्ट्रेंथ अच्छी हो और रेंज ऑफ मूवमेंट सही रहे। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस के मर्ज़ पे और रूमाटाइड आर्थराइटिस पे, यानी कि डॉक्टर साहब ने हमें जो डिटेल से बातें बताई हैं, आज हमको इस पे गौर करने की ज़रूरत है। हम अपना मुहासबा भी कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि हम कौन से ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से हम इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। तो हमें उन चीज़ों को रोकना और अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को बढ़ाना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डॉक्टर साहब से अभी जानेंगे। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और आज हम आर्थराइटिस के मर्ज़ पे आपको डिटेल से मालूमात फ़राम कर रहे हैं। डॉक्टर मुनीर सादिक हमारे साथ मौजूद हैं और उसके बारे में मज़ीद हम डॉक्टर साहब से मालूमात लेते हैं। डॉक्टर साहब, अभी विंटर सीज़न आ रहा है और इस हवाले से भी आपसे मैं जानूँगी कि इन मरीज़ों को क्या एहतियात करनी चाहिए। पहले मुझे एक बात बताएं कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते, उनको ये मर्ज़ ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। गठिया का होने ना होने का एक्सरसाइज से ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल ये है कि गठिया वाले मरीज़ों में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जोड़ मुतासर है उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को रखना और उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट को रखना, ताकि उसमें स्टिफनेस ना आए और लंबे अरसे में जाके वो जॉइंट फ्यूज़ या जुड़ ना जाए। तो ये ज़रूर करवाया जाता है। एक्सरसाइज भी करवाई जाती हैं, फ़िज़ियोथेरेपी भी करवाई जाती हैं, लेकिन एक्सरसाइज ना करने की वजह से गठिया नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें वेट मेंटेन रहता है, और जब वेट मेंटेन रहता है तो जो दूसरी किस्म मैंने आपको बताई थी, डीजनरेटिव आर्थराइटिस यानी जोड़ों के घिसाव का होना, उम्र के साथ साथ या उम्र से पहले वो कम होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कम होता है उन लोगों में जो कि एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उनके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, जॉइंट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उम्र के साथ साथ एक्सरसाइज करने के फ़ायदे से जोड़ों के मर्ज़ कम होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब चूँकि विंटर सीज़न आ रहा है, मैंने आपसे ये भी पूछा कि मरीज़ों को क्या एहतियात करनी चाहिए और खाने पीने के हवाले से इनको क्या एहतियात करने की ज़रूरत है, ये मर्ज़ बढ़े ना। डाइट से कोई ताल्लुक़ नहीं है गठिया का। अच्छा। डाइट से भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। डाइट का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ जो आता है वो आता है यूरिक एसिड के साथ, अगर गाउट हो। अच्छा। हर यूरिक एसिड वाला पेशेंट जो है वो गाउट नहीं है। अगर सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और जोड़ों में सूजिश नहीं है और जिस्म में दर्द है तो वो गाउट नहीं है। अच्छा। तो गाउट वाला वो मरीज़ जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो कि पैरों के पहले जोड़ या पैरों के जोड़ों या फिर हाथों में भी मुतासर कर सकता है। अगर आपका रूमेटोलॉजिस्ट कह रहा है कि आपको गाउट है तो उसमें, या फिर यूरिक एसिड के साथ किडनी में स्टोन्स हो रहे हैं, तो उनमें फिर डाइट की रिस्ट्रिक्शन होती है, जिसमें बड़े का गोश्त और इस तरह की चीज़ें, जिसमें फ़िश है, नट्स हैं, ये चीज़ें मना होती हैं, और उनमें एहतियात करने की ज़रूरत होती है। ग़िज़ाई एहतियात, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना होता है और हाई यूरिक एसिड वाली चीज़ों को कम इस्तेमाल करना होता है। यानी कि आपके कहने के मुताबिक अगर ख़वातीन हो या जेंट्स हो, उनको वेट अपना कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना बोन्स पे वेट नहीं पड़ेगा उतने ज़्यादा वो हेल्दी उसमें डीजनरेशन नहीं होगी। हाँ। और दूसरी किस्म जो होती है वो यूरिक एसिड वाले अमराज हैं, उसमें यूरिक एसिड की डाइट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इटसेल्फ कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं होती। लेकिन आप अभी मुझे ट्रीटमेंट के हवाले से बता रहे थे कि क्या सिलसिला है? देखिए, ट्रीटमेंट में ये है कि जहाँ हमने पहले सूजिश वाली दवाइयों की बात की, फिर कन्वेंशनल डीमार्ट्स की बात की कि ऐसी दवाइयाँ होती थी जो कि गोलियों की मदद से, अब गोलियों से हट के अब कुछ नए इलाज भी आ गए और कुछ नई गोलियाँ भी आ गई हैं, कुछ नई मेडिसिन भी आ गई हैं जो कि गठिया के मर्ज़ के और इसी तरह के दूसरे अमराज के लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा। जो पेशेंट इन पे पुरानी मेडिसिन, जो कन्वेंशनल मेडिसिन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनमें अब इंजेक्शंस भी आते हैं जो कि सबक्यू लगते हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव हैं। अच्छा। इसी तरह कुछ इंजेक्शन है जो आईवी फॉर्मेट में भी आ गए। तो डिज़ीज़ की सीवियरिटी अगर बढ़ भी जाती है तो अब जदीद इलाज के साथ शदीद अमराज का इलाज भी मुमकिन है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है
कि रूमेटोलॉजिस्ट या अच्छे फिजिशियन से इलाज किया जाए और मुस्तकिल मिजाजी से इलाज किया जाए और प्रॉपर फॉलोअप के साथ करते रहेंगे तो ये मर्ज़ कंट्रोल रहेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा था कि नी जॉइंट की रिप्लेसमेंट हो जाती है, मुझे एक बात बताएं कि बहुत सारे लोगों का मैंने ये देखा है कि दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, अगर ये आर्थराइटिस का मर्ज़ है, वो रिप्लेसमेंट कर दी, वो फिर कंटिन्यू उनको शुरू हो जाता है, ऐसे क्या वजह होती है? देखिए, नी रिप्लेसमेंट हर पेशेंट के लिए नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस के और या दूसरे भी किसी वजह से अगर जोड़ मुतासर हो गए, अगर पेशेंट की फंक्शनल कैपेबिलिटी मुतासर हो रही है, उसके रोज़मर्रा के मामूलात मुतासर हो रहे हैं, तो फिर हम नी रिप्लेसमेंट का एडवाइस करते हैं। या पेन मैनेजमेंट करने के बावजूद भी उसका पेन रिजॉल्व नहीं हो रहा, अमूमी तौर पे आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस ख़ास तौर पे, क्योंकि ये बड़ी उम्र के लोगों में नी रिप्लेसमेंट में हम जाते हैं तो उनमें पेन मैनेजमेंट करने की कोशिश की जाती है। ऐसी पेन की दवाइयाँ जो कि साइड इफ़ेक्ट से कम हो, जिनमें साइड इफ़ेक्ट हो, वो देते हैं। एक्सरसाइज करते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, इन चीज़ों से उसको बेहतर करने के लिए। लेकिन अगर मर्ज़ की नौयत इस हद तक बढ़ गई है कि तमाम सब ये चीज़ें करने के बावजूद भी घुटने का दर्द बेहतर नहीं हो रहा, जोड़ इस हद तक ख़राब है, या मरीज़ फंक्शनली काम करने के लिहाज से इस हद तक मुतासर हो गया कि वो रोज़मर्रा के मामूलात नहीं कर रहा, तो उसमें फिर नी रिप्लेसमेंट पे जाता है। अच्छा, जहाँ तक नी रिप्लेसमेंट की बात है, कि उसमें भी फिर इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट का वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वेट कम होना चाहिए जो पहले ही वजूहात थी, और नी रिप्लेसमेंट के बाद भी पेशेंट की फिजियो या एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जो कि इसकी सक्सेस की एक वजह ये भी है कि अच्छी फिजियो होगी, अच्छी एक्सरसाइजेज होंगी, तो पेशेंट उस नी को। अब इस तरह के जोड़ आ चुके हैं जिनके रिप्लेस करने के बाद मरीज़ बिल्कुल दो जानू होकर नमाज भी पढ़ सकता है, और आपको चलते हुए पता भी नहीं लगेगा कि ये मरीज़ ऐसा है कि इसका नी रिप्लेस हुआ है। बल्कि जिन लोगों के नी ख़राब होकर इस हद तक ख़राब हो जाते हैं कि उनकी टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, तो अब ऑर्थोपेडिक सर्जन इतनी महारत हासिल कर चुके हैं और सर्जरी ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि जब उनके नी रिप्लेसमेंट हो जाते हैं तो उनके टांगों का टेढ़पन भी सीधा हो जाता है। अच्छा, जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं वो बोन किस तरीके के स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है फिर वो बोन? देखिए, नी रिप्लेसमेंट में आर्टिकुलर जो सरफेस है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज़ होती हैं, कुछ पार्शल होती हैं, कुछ कंप्लीट होती हैं, लेकिन अमूमी तौर पे कंप्लीट होती हैं। तो उसमें दोनों सतह जो हैं उनको हटा दिया जाता है और उसके दरमियान में वो जोड़ आर्टिफिशियल आ जाता है, जो एक तरफ से एक हड्डी से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ दूसरी हड्डी से जुड़ा होता है। तो जब चिकनी हड्डी बीच में से बिल्कुल घिस जाती है तो जोड़ की सतह आपस में टकराना शुरू हो जाती है, यानी हड्डियां टकराना शुरू हो जाती हैं, तो बीच में जो खत्म हो जाता है, चिकनाई भी ख़त्म हो जाती है, और वो कार्टिलेज या कुशन, या इसकी मैं आसान मिसाल लोगों को इस तरह से देता हूँ कि जिस तरह से सोफ़े पे कुशन होता है, तो कुशन जितना ज़्यादा होगा तो वो पेन नहीं करेगा, लेकिन कुशन जितना कम होता जाएगा तो उसमें फिर बैठने में वो तकलीफ़ करेगा। इसी तरह से वो जो कुशन होता है कार्टिलेज की फॉर्म में, वो जब घिसना शुरू होता है तो जोड़ करीब आना शुरू हो जाते हैं, और जब जो हड्डियाँ करीब आती हैं तो टकराव की वजह से पेन करती हैं। तो वो जो सरफेस होती है उस पूरे को हटा दिया जाता है और वो आर्टिफिशियल जॉइंट बीच में लगा दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बस प्रोग्राम का टाइम अख्ताम की तरफ है, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि हम अपनी डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं कि हम इस मर्ज़ से बच सकें, कि हम बॉडी स्ट्रांग हो या मसल्स स्ट्रांग हो या हमें ये तकलीफ़ें ना हो, दर्द ना हो, क्या कर सकते हैं? देखें, आप जो दूसरे मर्ज़ की बात कर रहे हैं, दर्दों की, उसमें एक मसला होता है जिसको हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, और वो अमूमी तौर पे सबसे ज़्यादा रूमेटोलॉजी में देखे जाने वाला जो पेशेंट है वो फाइब्रोमाइल्जिया होता है। और उसमें अक्सर ख़वातीन में भी ये ज़्यादा होता है, जिसमें पट्ठों में तनाव, खिंचाव, दर्द, गर्दन के अतराफ़ के पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द, बाकी जिस्म में भी दर्द का रहना मुस्तकिल, और इसके साथ साथ जो है वो थकावट का बेइंतहा थकावट का रहना, आराम करने के बावजूद भी फ्रेश महसूस ना करना, तो ये फाइब्रोमाइल्जिया होते हैं। और ये ख़वातीन में अमूमी तौर पे कॉमन होने की वजह ये है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी, ठीक है, स्ट्रेस, इसकी वजह से ये ज़्यादा होता है। ये जो मर्ज़ है ये पट्ठों का होता है, ये जोड़ों का नहीं होता। तो इसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज नंबर 1 रिकमेंडेशन है। पहला इलाज ही इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज है। अच्छा। तो फाइब्रोमाइल्जिया पट्ठों की वो बीमारी होती है जो कि अक्सर जोड़ों से मिक्स हो जाती है और सर्वाइकल पेंस के साथ अक्सर ख़वातीन आती हैं। तो उसमें जहाँ दवाइयाँ हेल्पफुल होती हैं उसमें एक्सरसाइज का, वॉक का बहुत अहम रोल है। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि पेशेंट जो है वो रेस्ट के बावजूद भी फ्रेश नहीं होता, तो क्या कोई डाइट वगैरह का किरदार नहीं है या कोई विटामिन्स का कि जो स्ट्रॉन्ग करे हमें? नहीं, डाइट से ज़्यादा एक्सरसाइज का रोल है, क्योंकि उसमें होता ये है कि जिस्म के पेन रिसेप्टर्स जितने हैं ब्रेन से लेके और आखिर नर्व एंडिंग तक, वो सारे के सारे एक्सरसाइज ना करने की वजह से उनमें पेन परसेप्शन बढ़ जाता है। जैसे मैंने सर्दियों की मिसाल से कहा था, तो पेन परसेप्शन बढ़ने की वजह से मरीज़ को हल्के से भी किसी स्टिमुलस पे, किसी पेन पे, या बग़ैर किसी वजह के भी उसके जो
पॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर मल्टीपल, जिसको हम टेंडर पॉइंट्स कहते हैं, वो पेन करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें जहाँ हम कुछ इस तरह की मेडिसिन देते हैं जिससे ये पेन बेहतर होता है, वहाँ हम कहते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी ग्रेजुएटेड आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट से शुरू करें, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, अपनी कन्वीनियंस पे बढ़ाते बढ़ाते उसको आधे घंटे तक लेके जाएं। और जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपका पेन मसल एक्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज के मल्टीपल बेनिफिट है, उससे तो कोई इनकार नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने अभी शुरू में बताया था कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो क्या हमारा जो इम्यून सिस्टम है यानी कि इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होना या वीक होना, इस हवाले से भी इन पे असर पड़ता है? जैसे कि अगर कोई मरीज़ की इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है या वीक है, तो वो मर्ज में मुब्तला होगा या नहीं? देखें, वो जो इम्यून मेडिएटेड बीमारियां ये उसका इससे ताल्लुक़ नहीं होता, उसमें जिस्म का अपना ही मुदाफ़ियाती निज़ाम जो कि किसी इन्फेक्शन या किसी वजह के ख़िलाफ़ काम करना चाहिए था, वो अपने नॉर्मल टिश्यू को भी फ़ौरन तसव्वुर करते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। जब वो अटैक करना शुरू कर देता है तो उसमें वो मुस्तकिल सूजिश करना शुरू कर देता है। और ये अमराज ऑटो इम्यून या जिस्म के अपनी मुदाफ़ियाती निज़ाम के मिस जज करने की, मिस कैलकुलेट करने की कि किसी ऑर्गन के सिर्फ जोड़ों तक इसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि पूरे जिस्म में ही इस तरह की ऑटोइम्यून बहुत सी बीमारियां होती हैं जिसमें जिस्म का अपना मुदाफ़ियाती निज़ाम ही उनके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। दिमाग में भी होती हैं, रगों की भी होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज। तो हम इस चीज़ से बच नहीं सकते? अमूमी तौर पे ये इसका बचने से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, बस हो रहा है जो हो रहा है। ये इन्फेक्शन के साथ भी अक्वायर हो सकती हैं, बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन के साथ आती हैं, बाज़ इन्फेक्शन ऐसे जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम में चेंजेस कर जाती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो इन्फेक्शन, इन्वायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिकल फैक्टर और कोई ना कोई ऐसा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है जो कि ट्रिगर करता है और ये शुरू हो सकती है किसी भी उम्र के समय। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी डिटेल से हमें आज इस बीमारी के बारे में बताया। नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।